नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बात मिडिल ईस्ट की करेंगे। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का सायरन बज चुका है और अमेरिका ईरान के बीच जारी ये जंग अब सबसे भीषण और घातक मोड़ पर पहुंच गई है। रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल में दर्जनों एरियल रिफ्यूलिंग विमान भेजने की बड़ी तैयारी में है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन अब ईरान के ऊर्जा और परमाणु ठिकानों पर एक बहुत बड़े और व्यापक हवाई हमले की योजना बना रखा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड लगातार ईरान के सैन्य बुनियादी ढांचे पर नॉन स्टॉप बमबारी कर रहा है, लेकिन ईरान भी पूरी मजबूती के साथ सीना ताने खड़ा बताया जा रहा है और दिखाई भी दे रहा है। कॉन्फिडेंस ईरान का इस वक्त आप ही देख रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप ने क्या प्लान बनाया है वो भी आपको जल्दी से बताते हैं, जिस प्लान की चर्चा अब लगातार की जा रही है, जो कि सुर्खियों में है। जल्दी से ट्रंप के प्लान के बारे में रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। खाड़ी का ग्राउंड और महायुद्ध का अगला राउंड क्या एस्केलेट होने वाला है, इसको लेकर के जो जानकारी सामने आ रही है, ईरान पर अमेरिका कर सकता है अभी तक का सबसे बड़ा हवाई हमला। दर्जनों रिफ्यूलिंग विमान इजराइल भेजने की तैयारी में अमेरिका बताया जा रहा है और इसके साथ साथ लंबी दूरी के लड़ाकू और बॉम्बर विमान बिना रुके लगातार मिशन चला सके, इस तरीके की तैयारी है। दर्शकों, इजराइल में पहले से 60 से ज्यादा अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान मौजूद है। अब इसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है कि आखिर मंशा क्या है। इतने रिफ्यूलिंग विमान, ईरान की महीने से घेराबंदी करने के बावजूद ईरान को अमेरिका अब तक घुटने पर नहीं ला सका। इधर ईंट का जवाब पत्थर से देने की कसम खा चुका ईरान अमेरिकी हमलों के खिलाफ अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लेबनान के हिजबुल्लाह को पूरी तरह अलर्ट कर चुका है। IRGC ने हार ना मानते हुए बहरीन हो, कुवैत हो, साथ ही जॉर्डन हो, यहां स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने हो और साथ ही साथ खैबर श्रिकन मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से भीषण बमबारी किया, पलटवार किया है। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही ठप कर सुपर पावर के आगे घुटने टेकने से क्लियर नो कर दिया है, साफ इनकार। ईरान ने इस भीषण टकराव के बीच अपने दम पर अमेरिका और इजराइल की हवा निकाल दी है और मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत और दबदबे का लोहा भी मनवा दिया है। आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, वो दिखा। खाड़ी का ग्राउंड तैयार, महायुद्ध का अगला राउंड। ट्रंप का वॉर मेगा प्लान, मोसवा की सेना करेगी नाकाम। ईरान सीना ताने खड़ा, यूएस नहीं कर पाएगा हमला बड़ा। ईरान ने तोड़ा गुरूर, इजराइल का सुरक्षा कवच चकनाचूर। नेतन्याहू की खतरे में जान, यूएस ने भेजा रिफ्यूलिंग विमान। यूएस इजराइल की निकाली खबा, ईरान का कायम दबदबा। ट्रंप का फिर जंगी इरादा, खाड़ी में शांति का तोड़ा वादा।
तो आपने रिपोर्ट देखी और अब सवाल मिडिल ईस्ट की उस चिंगारी को लेकर, जिसको लेकर इस वक्त चर्चा तेज है कि आखिर होने क्या वाला है। सवाल ये कि रिफ्यूलिंग विमान युद्ध की तैयारी, क्या अमेरिका शांति नहीं तबाही का ईंधन भर रहा है, और अगर ये हो रहा है तो आने वाले समय में होने क्या वाला है। क्या ये रीएस्केलेट होगा या अब विश्व युद्ध 3 की कगार पर दुनिया पहुंच चुकी है। इसी को लेकर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तारुफ करवा दूं आपका। हमारे साथ एक पूरा पैनल विशिष्ट लोगों का, मेजर जनरल सुधाकर सर हमारे साथ कनेक्ट है जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर, डॉक्टर मोहम्मद अमीन पूर्व राजनयिक, अरविंद सिंह तेजावत और साथ ही साथ मौलाना असलम ईरान मामलों के जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। यूके देवनाथ सर ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। पहला प्रश्न यूके देवनाथ सर, आज आप ही से शुरू कर रही हूं। अगर ये सीधे सीधे कहा जाए, स्थिति देखी जाए, मिडिल ईस्ट की चिंगारी को देखा जाए और अब रिफ्यूलिंग वाला ये एंगल देखा जाए, तो आप क्या देख रहे हैं आने वाले सालों में? हाँ, अमेरिका अगर एयर टू एयर रिफ्यूलर्स को इजराइल में पोजीशन कर रहा है, वो भी 60 सूत्र बता रहे हैं कि 30 को पोजीशन किया गया है बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और 3 को इजराइल एयरफोर्स की रेमोन एयरबेस में पोजीशन किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब अमेरिका अपनी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर्स को, जो कि ईरान के ऊपर हमला करेंगे, उनको या तो सीधा अमेरिका से मंगाएगा, वो अमेरिका से आएंगे ईरान पर बॉम्बिंग करने के लिए, या उनको नेटो देशों में जो डिप्लॉयमेंट है वहां से बुलाएगा, नेटो देशों से। तो नेटो देशों से भी अमेरिकन बॉम्बर्स जैसे B-52 है, B-1B लांसर है या B-2 है, इनको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी अगर वो यूरोप से ईरान तक पहुंचना चाहते हैं और फिर उनको वापस जाना चाहते हैं। ये दर्शाता है कि शायद अब अमेरिका फिर से ईरान के ऊपर उसी तरह के घातक हमले करना चाहता है, मास एयर रेड्स करना चाहता है, सैचुरेशन एयर स्ट्राइक करना चाहता है, जैसा कि उसने मार्च के महीने में ईरान के ऊपर किया था। क्या अमेरिका के साथ इजराइल भी इस जंग में कूदेगा? क्योंकि इजराइल की एयरफोर्स के पास भी जो फाइटर विमान हैं, चाहे वो F-16 हो या F-35 हो, अगर उन्हें भी ईरान तक पहुंचना है तो एयर टू एयर रिफ्यूलर्स जैसे कि KC-135 या KC-45 इनकी दरकार पड़ेगी। जी बिल्कुल। जनरल सुधाकर सर हमारे साथ कनेक्ट है। सर, प्रश्न आपसे, मिडिल ईस्ट की स्थिति को आप पूरी तरीके से बारीकी से एनालाइज तो कर ही रहे होंगे, लेकिन अब इसमें एक और पहलू जुड़ जाता है कि क्या अमेरिका इसमें और ईंधन भरना चाहता है, जिसमें हम एक तरफ चर्चा कर रहे हैं कि विश्व युद्ध 3 के कगार पर दुनिया पहुंच चुकी है। इससे क्या अमेरिका और ज्यादा एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है? सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को आपकी शो के लिए इनवाइट किया। मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं। जहां तक ये जो सवाल आपने किए हैं, इसका थोड़ा सा अगर 2 मिनट टाइम देंगे तो मैं अपना पर्सपेक्टिव सबके सामने रखना चाहता हूं। जी प्लीज। अगर ये लड़ाई उनको करना था, रीस्टार्ट करना था, तो लड़ाई को बंद क्यों किया? तो क्या कारण था लड़ाई रीस्टार्ट करने की, ये जानना निहायत आवश्यक है। मेरे अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के मुताबिक ये जब MOU बन गया था, MOU बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कुछ दबाव अमेरिकन जो ग्रुप्स हैं, पर्टिकुलरली ऑयल कंपनी के ग्रुप से काफ़ी दबाव पड़ा था। शेवरन हो गया, एक्सॉन मोबिल, इसी तरह 4-5 और कंपनी वाले, उन्होंने जाके उनको चेतावनी दिए थे कि अगर आप इस तरह का लड़ाई खींचते जाएंगे तो 1932 में जो ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन, रिसेशन नहीं डिप्रेशन हुआ था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत एक ट्रिगर प्रोमिनेंट ट्रिगर बन के रह गया है, वो इसी किस्म का ये एक ट्रिगर बनने का खतरा उन्होंने सामने पेश किए थे। इससे कि आप अगर उस तरफ ले जाएंगे पूरा विश्व को, उसमें अमेरिका को ज़्यादा नुकसान होगा और अमेरिका जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे कोई भी पहलू से। तो उसी के साथ जैसे ही MOU साइन हुआ, क्लॉज नंबर 5 क्लियरली सेज कि आप ईरान मैनेज करेगा, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को मैनेज करेगा, और ये जो 60 दिन का जो टाइम है, फॉलो अप टाइम, 30 पहला इनिशियल एग्रीमेंट के बाद 60 दिन के फॉलो अप टाइम में
ईरान उसको मैनेज का मतलब कंट्रोल है। और जब मैनेज करने का आपने राजी किए हैं और साइन कर रखो डिजिटली, तो ये ओमानियन साइड का जो चैनल है उसको खोलने का क्या नौबत थी? और ऊपर आपने खोल भी दिया। अगर ईरान अगर अपना ड्यूटी कर रहा था कि एक वार्निंग शॉट फायर करते हैं, वो वार्निंग शॉट फायर एक ट्रिगर बन जाता है, आप लड़ाई का नया स्टार्ट करते हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि जूश लॉबी उनके पीछे पड़ गए कि भैया अगर आपको लड़ाई करना था, इस किस्म की एक सरेंडर डॉक्यूमेंट के साथ क्यों वापस आ रहे हो? आप इसी के लिए गए थे क्या? तो इसीलिए उनके पास कोई जवाब नहीं था। डिसीजन डायलेमा में फंस के तो एक रास्ता निकलना चाह रहे हैं। अभी ऑफ रैम्प जो बोलते रहते हैं, डिग्निफाइड ऑनरेबल एग्जिट पॉइंट, ना उनको डिप्लोमेटिक विन हुई, ना उनको इकोनॉमिक विन हुआ है, ना उनको मिलिट्री विक्ट्री मिला है। तो अभी कैसा किस होप के साथ ये लड़ाई को रीस्टार्ट कर रहे हैं, मुझे भी काफी समझ में नहीं आता है। अभी उन्होंने स्ट्रेटेजिकली एक कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर हाउसेस, वाटर सोर्सेस, इस किस्म के टारगेट को हिट करने लगे हैं। ये जब इस किस्म के टारगेट हिट होता है तो मिलिट्री साइंस कहता है कि ये एक ग्राउंड ऑफेंसिव की शुरुआत है। लेकिन मेरे विचार के मुताबिक आज के दिन में अमेरिका डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एपिटाइट नहीं है कि ग्राउंड ऑफेंसिव हो जिसमें बॉडी बैग जाओ और ब्लड बाथ हो। अगर होने का संभावना है, इस किस्म की लड़ाई का संभावना मेरे विचार के मुताबिक कभी हो ही नहीं सकता है। इसके बाद ये प्रश्न उठ जाएगा सर। हमारे साथ मोहम्मद अमीन सर है, मैं उनसे भी एक प्रतिक्रिया, ओपनिंग कमेंट चाहती हूँ। मोहम्मद अमीन सर, ये प्रश्न है मेरा सीधे सीधे कि एक तो होती है नीति, एक होती है नीयत, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कूटनीतिक दृष्टि से भी देखें, डिप्लोमेटिक टर्म्स में भी देखें, तो ये यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी नीति क्या है नहीं है वो तो आप बेहतर समझाएंगे, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको भी। लेकिन नीयत पर शक लग रहा है कि एक्चुअली ट्रंप चाहते हैं शांति हो जाए या नहीं। देखिए, जहां तक नियत और नीति की बात आपने की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेटिकली फेल। ट्रंप साहब न तो डिप्लोमेट हैं, न टेक्नोक्रेट हैं, और ना ही पॉलिटिशियन है। ही इज बेसिकली प्योरली बिजनेसमैन है। इन्होंने सोचा था वेनेजुला की तरह हमें प्रॉफिट होगा, जो भड़काया था इनको इसराइल ने, या आप जाएंगे रातों रात वहाँ पे कब्जा कर लेंगे और ईरान का तेल आपको मिल जाएगा आराम से, और उसको आप बेचेंगे और दुनिया में नंबर 1 हो जाएंगे, जो इनकी एक पॉलिसी रहती है। वो तो चालाकी से उसने उनको दिखा कि वो चाह रहा था कि एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। यानी हम ईरान के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे और ईरान का तेल जो है अमेरिका को मिल जाएगा, और हमें बिल्कुल जो उसने यूनाइटेड नेशन में अपना मैप दिखलाया था ग्रेटर इजराइल का, वो हमारा इजराइल बन जाएगा। जैसे वो चाहता है कि उसमें आप देखिए, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सीरिया हो, सबको वो लेना चाहता है और उसने अपना मैप दिखलाया है। लेकिन ये उसकी तमन्ना पूरी नहीं होगी। आप देख लीजिए, ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ ये जो देश हैं वो जा रहे हैं, और ये इजराइल वार जो है चाहता है कि बढ़ाता रहे, क्योंकि उसको वहाँ पर अपना जो कहना चाहिए पॉलिटिकली खो चुका है। और वो वहाँ पर भी इलेक्शन होने हैं, यहाँ ट्रंप के सामने भी इलेक्शन होने हैं। तो ईरान ने बड़ी चालाकी से सबसे पहले अपना जो हथियार अपनाया, उसका नाम था हॉर्मुज स्ट्रेट, उसको कर दिया टोटली बंद। और मिडिल ईस्ट के उनके ठिकाने जो थे, जहाँ से बात कर रहे थे भी हमारे कर्नल साहब इस बात को कि वो वहाँ से अपने रिफ्यूलिंग के लिए भेजेगा, वो उसने ठिकाने उड़ाने शुरू कर दिए थे और उड़ा भी रहा है, उड़ा देगा। उसने इनको पूरा कमजोर कर दिया है। तो अब इसीलिए इनको जरूरत पड़ रही है कि रिफ्यूलिंग के लिए कितनी दूर से इनके प्लेन आएंगे और रिफ्यूल करके इनको यहाँ तक पहुँचाएंगे। अब आप देखिए दूसरी चाल चली है, तीसरी ईरान ने, कि अपने जो उसके लोग थे, जिसमें हिजबुल्लाह है, हमास है, हुती है, इनको बड़ा एक्टिव कर दिया है। क्योंकि हमास ऑलरेडी एक्टिव है, 3 साल से ऊपर हो चुका, लड़ाई चल रही है इसराइल के अंदर, इसराइल कुछ नहीं कर पाया। ठीक, बम मार रहा है और स्ट्राइक कर रहा है, B2B बम्बर लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए कि जो इसके पीछे कौन कंट्रीज है, इसके पीछे जो हमारे सेंट्रल एशिया के कंट्रीज है, उनमें चाइना है, रशिया है, कोरिया है, और ये चाहते हैं कि ये एंट्री ना हो पाए अमेरिका की। अगर अमेरिका की एंट्री होती है तो इनकी नीची हो जाएगी। इसलिए आप देखिए, उधर भी यूक्रेन वार चल रही है रशिया के साथ में, आज 5 साल होने को आ गया, इधर 3 साल हो रहे हैं आपके इजराइल के वार को। तो आप ये देखिए, अभी IRGC क्या कह रहा है, IRGC कह रहा है आप ग्राउंड में तो उतरो। अब ये बताएंगे अच्छा हमारे और डिफेंस एक्सपर्ट्स कि IRGC कह रहा है ग्राउंड में तो आओ उतर के,
क्योंकि दुनिया जानती है पर्शिया की लड़ाई, पर्शियन के लड़ा के आज तक उनसे कोई जीता नहीं है। हाँ, और इस एक बात प्रश्न को मेरा, हमारे साथ जी। और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अरविंद सिंह तेजावत सर, और साथ ही साथ मौलाना असलम भी जुड़े हुए हैं। मौलाना असलम इंतजार भी कर रहे हैं। सर आ रही हूँ इसके बाद। बस एक प्रश्न मेरा तेजावत जी आपसे, ये अगर पूरी स्थिति को देखा जाए और स्थिति को एनालाइज किया जाए, अभी कंडीशंस रखी जा रही है, और अगर अमेरिका के भीतर की आवाज़ें भी हम सुने तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप की नीति के साथ सारे हैं, अभी उधर विरोध में भी बहुत खड़े हैं। मार्क एस्पर अभी सबसे ताज़ा उदाहरण है, जिनका बयान अभी सामने भी आया था कि जंग सिर्फ और सिर्फ नाकेबंदी से या इस तरीके के प्रयास से, एयर स्ट्राइक से नहीं जीती जाएगी, आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर काबू करना होगा। ये कितना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि इस्तीफों की झड़ी लग गई है, खासकर ट्रंप प्रशासन में। एक के बाद एक उनके जो साथी है वो साथ छोड़ के जा रहे हैं। बहुत सारे रिपब्लिकन्स जिन्हें मैं जानता हूं वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। दूसरी बात यह कि प्रेसिडेंट ओबामा ने जो ईरान के साथ जो समझौता किया था, प्रेसिडेंट ट्रंप उससे बेहतर कैसे करके जा रहे हैं। तो उन्हें जवाब देना होगा अमेरिकन जनता को, अमेरिकन टैक्स पेयर को, कि इतना लड़ाई में उलझाने के बाद में जब आप लौटे हैं तो ओबामा ने जो किया था उससे बेटर क्या है। नहीं है। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ट्रंप के पास इन सब चीजों का जवाब नहीं है, और सवाल बहुत सारे हैं कि उनके बयानों से जो 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन ऊपर नीचे हो जाते थे, फायदा किसको हुआ है। तो इन सब चीजों के जवाब नहीं है उनके पास, प्रेसिडेंट ट्रंप के पास नहीं है। इसलिए वो कुछ ऐसा करके जाना चाहते हैं कि वो जाके अपना चेहरा दिखा सके कि मैं हार के नहीं आया हूं, मैं जीत के आया हूं। और इसीलिए कभी कभी जब अमेरिकन जनता पूछती है आपने इतना रुपया बर्बाद किया, तो वो कहते हैं कि हम इस रुपयों को टोल लगा के हॉर्मुज में वसूल करेंगे, या मिडल ईस्ट के जो बाकी देश हैं वो हमें पैसा देंगे। मतलब पूरी अमेरिकन जनता जान रही है कि यह व्यक्ति हमें बेवकूफ बनाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। और बिल्कुल ठीक कहा, खासकर अमीन साहब ने एक खास बात कही थी जी। इतिहास वाकई अपने आप को दोहराता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में लगभग ऐसी ही सिचुएशन थी, तो ये दुनिया युद्ध के मुहाने पर है। आपको क्या लगता है कि गाजा में 70,000 लोग मारने के बाद में वो लोग एकदम इतिहास या तवारीख उन्हें माफ कर देगी? कभी नहीं करेगी। ईरान में जो 4-5 हजार लोग उन्हें मार चुके हैं अमेरिकन जो फोर्सेस हैं बम्बार्डमेंट से, क्या लगता है कि इतिहास उन्हें माफ करेगा? नहीं करेगा। यही है साम्राज्यवाद, यही नियो जो नव उपनिवेशवाद है। पर साम्राज्य कब चकनाचूर हो जाए इसमें भी समय नहीं लगता तेजावत सर, इफ यू एग्री ऑन दिस। मैं इसके साथ साथ असलम जी से एक सवाल करना चाहूंगी। एक नई सीरीज लॉन्च कर देने के साथ अमेरिका अगर कोशिश भी करे, क्योंकि कई दफा बात हो चुकी है कि बूट्स ऑन ग्राउंड अगर ईरान पर अमेरिका करता है, उसका भी एक अलग जो फायदा है वो होगा अमेरिका को ऑन अ पर्सपेक्टिव, जिसमें एयर स्ट्राइक्स को हटाएं तो बूट्स ऑन ग्राउंड उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाएगा। लेकिन क्या अभी की सिचुएशन में ये रिफ्यूलिंग, ये पूरा पैमाना, ये रिपोर्ट्स, ये दावे कुछ बड़ा पक रहा है क्या? जी नमस्कार रितु मैडम। मैं आपका वाकईन दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने पैनलिस्ट इतने अच्छे सिलेक्ट किए हैं कि मैं इन सब को वाकईन इनके लिए मैं दुआ देता हूं। इतने अच्छे से और नहायत ही खूबसूरती से आपने सच्चाई को बयान किया। मेरे तमाम भाइयों को मैं दिल की गहराई से सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। देखिए बिल्कुल सही कहा तमाम पैनलिस्ट ने कि अमेरिका ने जो जुर्म किया है, जो गुनाह किया है, इसे तारीख़ माफ़ नहीं करेगी, हिस्ट्री माफ़ नहीं करेगी। हमसे पहले जिन्होंने बात कही, बहुत ही अच्छी आवाज़ भी इनकी है और बहुत सलीक़े से उन्होंने बात को पेश किया कि आप देखिए अमेरिका जो ख्वाब देख रहा है कि हम ईरान पर अटैक करेंगे, बमबारी करेंगे, तो वो लोग सरेंडर कर देंगे। मैं ईरानियों के घर में जा चुका हूँ, ईरानियों को करीब से जानता हूँ, कई हज़ार ईरानी मेरे दोस्त हैं। मैं जानता हूँ कि ये दुनिया की सबसे ज़िद्दी कौम है, अडमेंट जिसे आप कहते हैं। ईरानी कौम, मुझे प्लीज़ 2 मिनट का मौका दीजिएगा मैडम। मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ आपके इतने अच्छे चैनल पे, और मैं सबसे ज़्यादा आप ही के चैनल पे आता भी हूँ मैडम। जैसा कि आपने देखा होगा, आपके साथ भी मैं बहुत से प्रोग्राम में रहा हूँ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो ख्वाब देख रहा है
अमेरिका के हम अगर अटैक करेंगे 1000 नहीं 1 लाख बार भी वो ईरान पर अटैक कर लें, लेकिन ये वो कौम है जो सरेंडर करने वाली नहीं है। और बूट्स ऑन ग्राउंड की जो बात हो रही है, अमेरिका तो उसको भूल जाए, और अमेरिका ये बात जानता है कि अगर वो ईरान में घुसा तो ईरान जो है उसके फौजियों के लिए कब्रगाह और कब्रिस्तान बन जाएगा। लिहाजा वो तो सोच नहीं सकता है। जहाँ तक रिफ्यूलिंग सेंटर की तब्दीली की बात है, उसकी वजह यही है, जो खबर हमारे पास आई है वो ये है कि ईरान जहाँ जहाँ भी अमेरिकन रिफ्यूलिंग जेट पाए जा रहे हैं गल्फ में, ईरान वहाँ पर अटैक कर रहा है और बहुत से इनके इस तरह के जहाज़ को वो नुकसान पहुँचा चुका है। इसलिए ये इजराइल जा रहे हैं। ये खुद इस बात की दलील है कि ईरान ने इन्हें कितना परेशान कर रखा है कि इन्हें कहीं पर जो है पनाह नहीं मिल रही है। आप देखिए मैडम, इनके बहुत से अमेरिकन फौजी जो हैं कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि सारे बेसिस जो हैं वो सेफ नहीं है इनके लिए। हर तरफ ईरान की मिसाइलों की वर्षा और बारिश हो रही है। अभी इंडिया में हर जगह बारिश है और वहाँ भी अमेरिकन बेसिस के ऊपर जो है जो बारिश हो रही है उससे अमेरिका जो है परेशान हो गया है। मैं एक आखिरी बात कह दूं, आपके पास वक्त ज़्यादा नहीं रहता है। ईरान के एक बहुत बड़े कमांडर हैं, उनका नाम है जनरल इब्राहिम जब्बारी। शायद आप उनको देखिएगा तो बहुत बड़ा नाम है जनरल इब्राहिम जब्बारी का। उन्होंने ये बात कही है कि अमेरिका को ये सोच लेना चाहिए कि अभी हमारे जो बहुत से अहम असलहे हैं, वेपन्स हैं, हमने अभी उसका इस्तेमाल भी नहीं किया है। शायद उनका इशारा, मुझे नहीं मालूम, मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, शायद उनका इशारा ICBM की तरफ हो। नहीं, पर इसके पीछे की कारण क्या है, इसका पर्सपेक्टिव क्या है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। अमेरिका हो या ईरान हो, चाहते क्या है? जंग की जो ये इस वक्त हालात बनी हुई है, तस्वीर जो बनी हुई है, वो हम ही सब जान रहे हैं, लेकिन इसके पीछे के कारणों को पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में होने क्या वाला है। और ये जो बड़ा प्रश्न है कि क्या ये रीएस्केलेट होगा, ये भी इसी का जवाब रहेगा। यूके देवनाथ सर, अगर मिलिट्री पर्सपेक्टिव से पूछूं तो इजराइल में ये रिफ्यूलिंग का जो पूरा मामला, पूरा माजरा सामने आता है, जिसमें अभी बताया जा रहा है पहले से ही मौजूद थी, अब फिर से रिफ्यूलिंग की तस्वीर, ये पूरा एक तरह से पैमाना रेडी करना, ये तैयारी तो नहीं है अंदर खाने अमेरिका की? जब अमेरिकन वॉर प्लेन GCC कंट्री से टेक ऑफ करते हैं ईरान के लिए, चाहे वो टेक ऑफ कुवैत से करें, बहरीन से करें, UAE सऊदी से टेक ऑफ करें, तो टेक ऑफ करके वो ईरान में जाके बॉम्ब गिराकर वापस आ सकते हैं। इतना इंटरनल फ्यूल अमेरिका के जो F-16 हैं, F-18 हैं, F-35 हैं, उसमें होता है। एक टिपिकल फाइटर विमान, जैसे मैं अपने करियर में लास्ट में MiG-23 उड़ाया, एक टिपिकल फाइटर विमान जब 4, 6 या 8 बॉम्ब्स को लेके जाता है तो उसके अंदर जो अंदरूनी फ्यूल होता है, इंटरनल फ्यूल, और ड्रॉप टैंक्स में वो करीबन 600 किलोमीटर तक जाके बॉम्ब गिरा के वापस आ सकता है। लेकिन जैसे अगर एक बॉम्बर को या फाइटर विमान को अमेरिका ईरान से लॉन्च करता है इजराइल के लिए, अगर एक बॉम्बर विमान को अमेरिका इजराइल से लॉन्च करता है ईरान के लिए, तो वन वे जो है 1800 किलोमीटर है। तो उस फाइटर विमान को इजराइल से टेक ऑफ करने के बाद सीरिया के आसमान के ऊपर या इराक के आसमान के ऊपर रिफ्यूल करना पड़ता है, फिर वो अग्रसर होता है ईरान के टारगेट की तरफ। और ईरान के ऊपर फायर करने के बाद जब वो लौट रहा होता है इजराइल की तरफ, तो फिर से उसको सीरिया के आसमान के ऊपर हुक कॉल ना हो। सर, आप ये पूरा समझा तो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हुक कॉल हो, अमेरिका करना कुछ चाह रहा हो, दिखा कुछ रहा हो, कोई गुंजाइश है इसकी? हाँ, देखिए, इस तरह के बड़े पैमाने के असले बारूद तब भी जमा किए जाते हैं, एसेट्स तब भी जमा किए जाते हैं जब आप दुश्मन के ऊपर बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल दबाव डालना चाहते हैं। आप दुश्मन को दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरे पास कितने हवाई जहाज हैं, इतने एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं, इतने एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम हैं, इतने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं। ऐसा दिखाकर आप दुश्मन को बताना चाहते हैं कि दुश्मन, तुम युद्ध में हमसे जीत नहीं पाते, जीत नहीं पाओगे,
बातचीत के लिए चुपचाप टेबल पर आके अच्छे बच्चे की तरह बैठ जाओ। जी साथ ही मेरा सवाल, अभी और भी मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तेजावत जी आप ही से एक प्रश्न कर लेती हूँ। ये सीधे सीधे जो कोट अनकोट अगर मैं कहूँ एक जंगी इरादे को लेकर जो पर्सपेक्टिव सामने आता है, ईरान विक्टिम प्ले करते करते न जाने कब ऐसा एक मुहाने पर आकर खड़ा हो गया जहाँ ईरान को लेकर के सिंपैथी नहीं, उसके साथ देश खड़े नजर आए। अब वो बैक हिस्ट्री में जो भी रहा हो, जो भी तस्वीर रही हो, ईरान की तरफ से जो भी वहाँ पर लोगों को लेकर रुख रहा हो, वहाँ पर जो भी विरोध रहे हों, लेकिन एक कंडीशन जहाँ एस्केलेट पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, इजराइल ने, अगर ये दोनों ने साझा तौर पर एक हमला किया, उसका ये क्या डेंट मिल रहा है अमेरिका को? देखिए रितु जी, अभी बिल्कुल आपका बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण है, और बात यह है कि अभी इजराइल हमले नहीं कर रहा है और ईरान भी उसका उस तरीके से नहीं जवाब दे रहा है। इसका कारण ये कि शायद ईरान ये चाहता है कि इजराइल भी इसमें पूरी तरह से ना कूदें और ये लड़ाई बड़े पैमाने पर ना चले। दूसरी बात ये कि ये लड़ाई हो क्यों रही है, क्योंकि अमेरिकन वॉरशिप्स है वहां पर। अगर वो वहां नहीं होते हैं तो लड़ाई की वजह ही खत्म हो जाती है। तो जो जिसने दर्द दिया है दवा भी वही दे सकता है। मतलब ये है कि अगर अमेरिका इसकी वजह है तो जब अमेरिकन वॉरशिप्स वहां से चले जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अमेरिका इस समय जिस तरीके से बम्बार्डमेंट कर रहा है, अचानक से पैनिक पैदा करता है, फिर शांत हो जाता है, फिर किसी समय एमओयू का नाटक चलता है, फिर ये होता है, तो ये एक खास तरीके की स्ट्रेटजी है जिसमें वो ये चाहता है कि ईरान को थकाया जाए। और ईरान के जो इंटरनल जो वहाँ का जो शासन का जो ढांचा है उसमें इस तरीके का है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वेस्टर्न स्टाइल की डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, और क्योंकि ये रिलीजियस बेस्ड हैं जो कि कुछ मिडाइवल एलिमेंट्स इसमें हैं, तो ईरान के अंदर का ढांचा एक अलग तरह से है। तो उस पेशोपेश में अमेरिका उसका फायदा उठाना चाहता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अमेरिका और ईरान के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हमें समझनी होगी। और यहाँ शुद्ध रूप से ये हमें समझना होगा कि यहाँ कुछ लोगों के हित हैं, इसके कारण अमेरिकन वॉरशिप्स वहां पर हैं, और ईरान जो है वो इस पूरे ही वेस्ट एशिया में एक प्रोटेस्ट की आवाज है जिसे हमें रिकॉग्नाइज करना होगा। नहीं तो ईरान को तो लेना देना ही क्या है, उसकी तो सीमाएं तक इजराइल से नहीं मिलती है। मतलब इसका हुआ कि कहीं ना कहीं जो 79 की क्रांति के बाद में जो उनके जो मूल सिद्धांत रहे हैं उसी पे सरकार आज भी टिकी हुई है। और ये जो लड़ाई थी ईरान और अमेरिका की, ये उसी दिन से तय हो गई थी जब अयतुल्ला खामनेई साहब सत्ता में आए थे। तो इसे ये एक ऐतिहासिक सत्य है जिसे हमें मानना पड़ेगा। जी सुधाकर सर, एक प्रश्न आपसे मेरा, अभी स्थिति ऐसी बन पड़ी है कि इजराइल में एक जो सुरक्षा कवच को लेकर, आयरन डोम को लेकर चर्चा की जाती है, लेकिन ईरान ने बिना कुछ किए, बिना कुछ बताए, बिना कुछ जताए, सिर्फ और सिर्फ हर हमले का जवाब देकर एक कॉन्फिडेंट रवैया दिखा दिया है कि रेबेलियस नेचर नहीं चाहिए, डेटरेंस और यहाँ पर सीधे तौर पर एक बचाव करने की क्षमता के तहत भी आप जंग जीत सकते हैं, एटलीस्ट फॉर दिस सिचुएशन। देखो रितु, बहुत बेहतरीन सवाल आपने किया है। इसका जवाब देने से पहले अगर आपकी इजाजत है, मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर, चंद एक पॉइंट्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और नेतान्याहू दोनों को मालूम है कोई लड़ाई में जीत के लिए एरियल बोम्बार्डमेंट से जीत नहीं होती। एरियल बोम्बार्डमेंट से सिर्फ आप डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन करते हैं। लड़ाई में जीत के लिए लोग अलग अलग उदाहरण दे सकते हैं, सर्बिया का उदाहरण, इधर का उदाहरण, उधर, लेकिन ऐसा उसको जीत नहीं माना जाता है जब तक ग्राउंड में आप जाके, जमीन आपके बोलते हैं ना, बुट्स ऑन ग्राउंड इसलिए कहा जाता है, जब तक आप जमीन को कब्जा नहीं करते हो, जब तक आप पूरा रिजीम चेंज करना चाहते हो, आपको हेडक्वार्टर, आपका लीडरशिप को पूरा रिप्लेस करना है, तब जाके उसको जीत माना जाता है। नंबर एक, ये जो हवाई जहाज का जो आप अभी चर्चा कर रहे थे, कोई भी एक वॉर प्लान होता है, ऑफेंसिव प्लान पर्टिकुलरली, हर एक ऑफेंसिव प्लान टॉप सीक्रेट प्लान होता है। ऐसा मीडिया में जब चर्चा हो रहा है, इसका मतलब उन्होंने खुलासा कर दिया, वो टॉप सीक्रेट प्लान कभी नहीं रहेगा। ठीक है ना? सो आप इसका एक स्ट्रेटेजी है, जो आपका सवाल के बीच में एक अच्छा अपने केविएट हाईलाइट किए थे, क्या कुछ दिखा रहे हैं कुछ और इंटेंशन और कुछ है, उनका इंटेंशन और कुछ हो सकता है।
कोई भी ऑफेंसिव या अटैक प्लान इस तरफ दूर 1800-2200 किलोमीटर से आ रहे हैं, एरियल रिफ्यूलिंग होगा, इस किस्म का कोई खुलासा नहीं तो नहीं फिर कर। तमाशा चल रहा है क्या सुधाकर जी? ऐसे ही खड़ा कर हाँ जी, दिया है बेन गुरियन बस एयरपोर्ट के मैं पास। वही पा रहा हूँ, उसका तमाशा ये है, हाँ। ये पूरा दिखावा है। ये हमला, उनका स्टॉक पाइल डेंजरस लेवल डिप्लेशन हो चुका है, और उनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, जो टाइम प्लान जो है, 1-1.5 साल तो एक इंटरसेप्टर बनाने के लिए लगता है। उनका कंप्लीट डिफेंस इंडस्ट्री आर्किटेक्चर आज के दिन में हाथ खड़ा कर दिए हैं। वो कह रहे हैं हमें 3 से 5 साल, चाहे आप कितने जोर जबरदस्ती करिए, कितने दबाव डालिए, फिर भी हमें 3 साल से कम नहीं, 3 साल से ज्यादा 5 साल तक टाइम चाहिए। और ऊपर से हर एक इंटरसेप्टर, हर एक टॉम हॉक, हर एक आपका पेट्रियोट मिसाइल, आप वर्जीनिया क्लास सबमरीन, कुछ भी आप हथियार बनाते हैं, जब तक रेयर अर्थ एलिमेंट और स्पेशलाइज्ड, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट, जो मैग्नेट प्रोसेस होता है, चंद एक मैग्नेट्स हैं हर प्लेटफॉर्म में, जब तक नहीं होंगे तब तक वो ना उड़ पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना वो सेल कर पाएंगे। नहीं तो क्या सिर्फ अमेरिका ये सोचता है कि सिर्फ अमेरिका ही हमला कर सकता है, और ईरान ने अपनी मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें सिर्फ और सिर्फ मिसाइल सिटी में सजाने के लिए रखे हुए हैं? एग्जैक्टली अगर आप सवाल मेरे से कर रहे हैं, मैं उसका जवाब बताना चाहता हूं। ईरान के पास काबिलियत को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं शुरू से 28 फरवरी से पहले भी खूब आर्टिकल लिखा हूं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, नेशनल लेवल में। मैं बता रहा हूं, ये आ बैल मार वाली खेल खेल लिया डोनाल्ड ट्रंप। ये यहीं पे फंस जाएंगे। वियतनाम से भी बड़ा खतरनाक लड़ाई होगा। ईरान को ये पहचाने नहीं है, ईरान का स्टडी नहीं किया है। ये मोसाद और जो CIA हैं, ये ब्लफ मास्टर्स हैं, इन्होंने सही खबर नहीं पहुंचा है। अगर पहुंचा है, बिल्कुल ठोस। लड़ाई एक ऐसा चीज है, सिर्फ सत्य का मार्ग पर चलने के बाद मौका मिलता है। आपका असत्य या 1 या 2 नंबर का कोई बात नहीं होता है। ये कहीं कहीं मार खाए हैं, और नहीं खाए हैं तो अच्छी तरह मार खा के जाएंगे। ये वियतनाम में तो उनको देवर किक्ड आउट फ्रॉम वियतनाम, यहाँ पे किकिंग आउट के लिए कुछ नहीं रहेगा। ऐसा समझ आन पड़ता है कि अभी वेनेजुएला के केस के बाद और कुछ और अगर एग्जांपल्स जोड़ ले तो ओवर कॉन्फिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप कि इस दफा ईरान पर भी कर लेंगे, कर्ब कर लेंगे और कुछ होगा नहीं। मोहम्मद अमीन से मेरा प्रश्न है, सर ये समझाइएगा कि एक बहुत थिन लाइन होती है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। ट्रंप और नेतन्याहू इफेक्ट क्या अब पूरी तरीके से डाइल्यूट हो चुका है? एक तरफ लगातार धमकी दे रहे ट्रंप, ईरान एक भी जवाब नहीं दे रहा, बल्कि हर हमले का पलटवार दे रहा है, हर हमले पर एक रिएक्शन दे रहा है। रितु जी, डे 1 से आप देखिए, ईरान के मामले में वो मात खा चुके हैं। कभी कहते हैं मैं शाम को कब्जा कर लूंगा, कभी कहते हैं मैं इसको मिटा दूंगा, कभी कहते हैं इसको हम खा जाएंगे, कभी कहते हैं इसको बर्बाद कर देंगे, कभी इनके आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे। इनके स्टेटमेंट सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, हवाई जहाज से उतरते हैं तो कोई स्टेटमेंट होता है, हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद कोई और स्टेटमेंट होता है, पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कुछ बोलते हैं। रितु जी, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, जब खुमैनी साहब का यानी लास्ट राइट था, अंतिम संस्कार हुआ, उस समय दुनिया ने देख लिया कि 100 कंट्रीज ने उनको सपोर्ट किया है, यानी अपने डेलीगेशन भेजे, चाहे हमारा इंडिया भी हो, उसने सबने अपने अपने डेलीगेशन भेजे, और वहां पर ताजियत कहना चाहिए जो अंत्येष्टि हुई उसमें सब शामिल थे। अब ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को आप देखेंगे कि ये जो चीजें हैं, ये बड़ी समझदारी की बात है, और ऐसा नहीं है कि ये चीजें सबको दिखती नहीं है। 100 कंट्रीज का यानी 100 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन दिखाता है कि ट्रंप का फेल्योर है, और उस बात से आज तक लड़ाई के पीछे न हटना, यानी टेबल पे बात हो रही है। ये पहली बार भी इन्होंने यही किया कि हमला कर दिया इजराइल ने, उन्होंने मिलके। अब ये खिसिया गए हैं और ये देख रहे हैं इस बात को कि मैं कहाँ जाऊं, दुनिया में क्या जवाब दूं। अभी इन्होंने बीच में टैरिफ का भी मामला छेड़ दिया है कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे। जो लोग रशिया से और ईरान से सपोर्ट ले रहे हैं, अरे भाई बताइए कि दुनिया आपके अंडर में तो काम नहीं कर रही है। हर दुनिया का एक स्वतंत्र राष्ट्र है, उसका अपना एक संविधान है, अपनी उसकी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है। तो इसी जगह से हर एंगल से ये फेल हो चुके हैं मिस्टर ट्रंप। इसका नतीजा ये है कि अभी आपने देखा कि ईरान को 100 कंट्री से सपोर्ट किया, ओपनली किया। अब इससे समझ चुके हैं, और उनकी जो लड़ाई है, जो हमारे कमांडर इस बात को कह रहे थे कि स्ट्राइक तो कर सकते हैं लेकिन ग्राउंड पर वार नहीं कर सकते। पर्सनल लेवल पर अगर देखा जाए, क्योंकि डिप्लोमेटिक टर्म्स में, हाँ अमीन सर, एक प्रश्न इसी पर, डिप्लोमेटिक टर्म्स में देखा जाए 1-to-1 रिलेशनशिप अगर हो, डिप्लोमेटिक
रनिंग को लेकर के भी हो, जंगी मुआने पर अभी इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा बाकी देशों से? हॉर्मूज का कंडीशन भी ज्वाइन कर दीजिएगा सर। देखिए, स्टार्टिंग में भी ये फेल हो चुके थे, चाहे नाटो ले लीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, चाहे जापान ले लीजिए। जब हॉर्मूज बंद किया उन्होंने, ईरान ने, उस वक्त भी कोशिश की थी इन्होंने जापान से और ऑस्ट्रेलिया से कि अपने आप वारशिप भेजिए, उन्होंने साफ मना कर दिया। तो ट्रम्प साहब हर एंगल से फेल हो चुके हैं। फिर उन्होंने कहा हमने उस पर कब्जा कर लिया है। फिर आप देखिए क्या किया ईरान ने वापस उनको किस तरह से भगाया वहां से, किस तरह से उनके शिप तोड़ दिए, जिसके लिए फिर उन्होंने वार स्टार्ट की। उन्होंने 3 शिप को तोड़ा है ईरानियन ने, जिसकी वजह से घबराए हुए हैं इस बात को लेके, और ये परेशान है कि करें क्या करें। इधर कुआं है उधर खाई है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ बहानेबाजी करना कि कहीं रिफ्यूलिंग टैंक एयर टैंक भेज रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। नहीं तो फिर ये इसके बाद ये प्रश्न तो नहीं करेगा होता। कि ये वॉर मेगा प्लान, मेगा मास्टर स्ट्रोक, इन तरीके के जो भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करते हैं, तेजावत जी आप इस पर जरा अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये वॉर मेगा प्लान बिग फेलियर, इसे मैं कहूं तो सही रहेगा क्या? और एक मात्र सक्सेस जो मिली है वो सिर्फ यहाँ पर खामेनेई के एलिमिनेशन को लेकर मिली है। इसके बाद एपिक फ्यूरी भी फेल हो गया था, खुद ही इसको लेकर के कई प्रतिक्रिया अमेरिका की तरफ से आई है। तेजावत सर। मुझे तो रितु जी ये भी लगता है कि खामनेई साहब को जो मारा है वो भी कोई सफलता नहीं थी। वो मुझे लगता है कि इस लड़ाई को शुरुआत में ही बिगाड़ने का एक तरीका था। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के पॉलिसी मेकर्स को ये लगा कि जैसे वेनेजुएला और एक के बाद वो एक सक्सेस ले रहे थे गाजा में, जिस तरीके से वो सक्सेसफुल तरीके से उन्होंने बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरोध के ये कर लिया, और जो ईरान पे जो सीमित लड़ाई में उन्होंने जो बम्बार्डमेंट किया था शुरुआत में, और जिस तरीके से रशिया और चाइना दोनों में से कोई नहीं बोला, तो उन्हें लगा कि ईरान में खामनेई साहब को मारेंगे, उसके बाद में हम पूरा उसको लीडरशिप को दबा देंगे, ईरान में हालात खराब हो जाएंगे, और फिर हम एक तरीके से उनके साथ एक ऐसा समझौता करने की स्थिति में आ जाएंगे जहां की यह होगा कि वह एक बहुत ही ताकतवर नेता के रूप में उभरेंगे। पर प्रेसिडेंट ट्रम्प को यह जो अंदाज नहीं था कि ये चीजें जब बिगड़ने लगेगी तो कितना ज्यादा बिगड़ सकती है। और खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट का जो था कि ईरान इस तरीके से पक्का कब्जा कर लेगा। देखिए, तमाम कोशिशों के बावजूद आज हकीकत यह है कि यूनाइटेड स्टेट हॉर्मुज स्ट्रेट पे न तो वो कब्जा कर सकता है, न ईरान का वहां पे दखल वो कर सकता है। और अगर व्हाट अबाउट द मिलिट्री स्टेशंस, अमेरिकी मिलिट्री स्टेशंस? जी हाँ, वो बहुत भयानक तबाही उन्होंने की है। जो खासकर वहां पे जो मिडल ईस्ट में जितने भी जो अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं वहां पे उन्होंने कहा है, और उन्होंने ये कहा है कि जो अमेरिका को वहां पे प्लेटफॉर्म भी दे रहा है तो वो भी हमारा दुश्मन है। और मुझे तो लगता नहीं कि यूएई, कुवैत या जितने भी छोटे छोटे ये देश हैं उनका किसी भी तरीके से इतनी ताकत है कि वो ईरान का मुकाबला कर सके। तो उसके पीछे असली ताकत दरअसल यूनाइटेड स्टेट ही है। और अभी ईरान ने, मुझे लगता है कि आज मॉर्निंग का ही बयान था कि अगर अमेरिका यहाँ पे सोल्जर्स भेजती है हमारे जमीन पर तो हम कुवैत में घुस जाएंगे। तो अमेरिका के लिए कहीं से भी बचने का तो कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। अगर मान लो ईरानियन सोल्जर्स कुवैत वगैरह में अगर चले जाते हैं तो मुझे तो लगता है कि अमेरिका की और जबरदस्त किरकिरी होने वाली है। तो अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स के पास कोई भी प्लान नहीं है और अब वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। न ये इसको जा सकते हैं यहाँ से और ना यहाँ पे रुकने में फायदा है। नहीं, रिफ्यूलिंग विमान तो भेज दिए हैं। कुल मिलाकर लबोलो आप देखें तो ये अभी की स्थिति है। असलम सर, मैं आ रही हूँ, उसके बाद आपसे एक रिएक्शन चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा बुनियादी सवाल यूँ कि देवनाथ सर आपके मिलिट्री एस्पेक्ट को लेकर जानना चाहती हूँ। सर, ये विमानों के बारे में जो दर्शक अभी देख रहे हैं उन्हें ज़रा एक्सप्लेन कीजिए, जिनकी रिफ्यूलिंग को लेकर जिक्र हो रहा है, ये कितने घातक हो सकते हैं या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्लफ गेम चल रहा है? हाँ, देखिए, एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं। ये अपने फ्यूजलाज के अंदर बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, रबराइज्ड टैंक्स होते हैं, जिसके अंदर ये एक साथ एक बार में 16,000 लीटर, 20,000 लीटर, 24,000 लीटर एविएशन टरबाइन फ्यूल लेके चलते हैं। और इनके पीछे, जहाज के पीछे से रिफ्यूलिंग करने के लिए प्रोब्स होते हैं। तो होता ये है कि हवा में 20,000, 30,000 फीट की ऊंचाई पर ये 600 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ते रहते हैं। और जो फाइटर विमान है वो आस्ते से पीछे से आके इनका जो रिफ्यूलिंग प्रोब है उससे चिपक जाता है और टैंकर से 6,000 लीटर या 8,000 लीटर एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल फाइटर विमान को ट्रांसफर कर देते हैं। इससे फाइटर विमान का जो पायलट है उसको सुविधा क्या है
देखिए, अगर उसका रेंज था कि 600 किलोमीटर जा सकता है, 600 किलोमीटर वापस आ सकता है, इस तरह से एयर टू एयर रिफ्यूलिंग में क्या करता है, वो एक दिशा में समझिए 1200 किलोमीटर जा सकता है। तो इजराइल से 1200 किलोमीटर का मतलब है वो सीरिया के आसमान तक पहुंच गया, इराक की आसमान तक पहुंच गया। उसके बाद एक बार फिर से जब इसको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करा देते हैं, तो अब वो फिर से ईरान के बॉर्डर तक जा सकता है, अपने बॉम्ब्स या मिसाइल्स रिलीज करके वापस 600 किलोमीटर आ सकता है। तो वापस आने के दौरान फिर से एयर टू एयर रिफ्यूलर उसको मिलता है। नहीं, पर अभी तो चर्चा इस बाबत भी हो रही थी कि अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों में भी अनबन चल रही है, तो इतनी ज्यादा साझेदारी हो पा रही है? हाँ रितु जी, देखिए, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में जो डिसएग्रीमेंट है वो बयानबाजी तक ही सीमित है, ड्रामेबाजी का हिस्सा है। लेकिन जहां तक इजराइल की एयरफोर्स है, आईडीएफ है और अमेरिका में पेंटागन है, वो हैंड इन ग्लव है, जॉइंट ट्रेनिंग करते हैं, जॉइंट एक साथ लड़ते हैं। जी, एक सवाल मेरा असलम सर से। असलम जी, ये पूरी तरीके से यूके देवनाथ सर की अगर बात समझे तो वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकली और अभी डिप्लोमेटिक टर्म्स में दोनों में ये ड्रामेबाजी चल रही है, अंदर खाने दोनों का जो तालमेल है वो फिट है, बस दिखाया जा रहा है। आप अग्री करते हैं? 100% मैं इत्तेफाक करता हूँ, अग्री करता हूँ, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। इजराइल को ज़रूरत है अमेरिका की। अगर अमेरिका इजराइल से दूर हो जाए तो शायद एक हफ्ता भी इजराइल जो है अपनी बका, अपना वजूद जो है साबित नहीं कर पाएगा। इसी तरह से अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अरबों के ऊपर अपना रौब जमाने के लिए इजराइल की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। आप सब जानते हैं, हमारे पैनलिस्ट भी जानते हैं कि अमेरिका ने जो मिडिल ईस्ट के मुल्कों पे कब्ज़ा कर रखा है, नाजायज़ कब्ज़ा, जैसा कि हम सब जानते हैं, उसकी कई वजह है। एक जो है वो नहीं, तो फिर ईरान भी तो हकदार नहीं है ना असलम साहब? ईरान कहाँ से हकदार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देने के लिए? ईरान ने भी तो हद पार कर रखी है ना। ईरान, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो MOU था उसमें ये तय पाया था कि ईरान इसको जो है मैनेज करेगा। अमेरिका को क्या वो है कि उतनी दूर से आने के बाद वो यहाँ पर दादागिरी कर रहा है। नहीं, आप समझेंगे मेरा सवाल। मैं पूछ रही हूँ कि अमेरिका की थू तो हो रही है कि ग्लोबल पुलिसिंग का डंडा लिए घूम रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके बारे में भी पूरी दुनिया पूछ रही है, लेकिन ईरान ने भी तो वही किया है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके। अर्थव्यवस्थाओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मुझे सिर्फ घड़ी देखकर 2 मिनट का टाइम दिए तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। आखिर ये ऐसा क्यों है? उसकी वजह ये है कि फरवरी 79 में ईरान में क्रांति आई और वहाँ पे मोहम्मद रज़ा पहलवी को हटाकर इमाम खुमैनी इनकलाब लेकर आए, क्रांति लेकर आए, और उसके बाद से लेकर अब तक अमेरिका ने मुसलसल जो है ईरान के इस क्रांति वाले जो सरकार है उसको ख़त्म करने की कोशिश की। आप देखिए कि ईगल कुला के जरिए से इमाम खुमैनी को मारने की कोशिश की। उसके बाद 8 साल जंग करवाई अमेरिका ने। ईरान ने भी कौन सा छोड़ा है? ईरान ने भी तो एक जगह, आपने भी तो एनरिच करके रखा था ना भैया यूरेनियम, तो इस पर अगर वो बड़ी प्रतिक्रिया रख रहे हैं तो इसको लेकर के भी आपका रुख होना चाहिए था। बहरहाल इतना ही वक्त मेरे पास था आप सभी का जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। माफी के साथ रोकना चाहूंगी, इतना ही वक्त मेरे पास था। इसी के साथ यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबर लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।